नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए गणित का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को साथ में समझाया भी जाएगा, तो ध्यान पूर्वक देखना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को कहा जाता है। तो इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन है अपवर्तक, दूसरा ऑप्शन है समापवर्तक, तीसरा ऑप्शन है समापवर्त और चौथा ऑप्शन है अपवर्त। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, समापवर्तक। समापवर्तक कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को क्या कहा जाता है? समापवर्तक कहा जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं? किस विकल्प की अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए, अभाज्य का मतलब होता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें। तो वह देखिए संख्याएं किस विकल्प में हैं। तो देखिए, पहला विकल्प है 2, 4, 6, दूसरा विकल्प है 3, 4, 6 और तीसरा विकल्प है 1, 2, 3, 4 और चौथा विकल्प है 1, 2, 3। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि देखिए इसमें जो है सभी में चार संख्या आ रही है और चार जो है संख्या भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, और साथ में अन्य भी संख्याएं हैं वो भाज्य हैं। तो इसलिए इसमें देखिए केवल द ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें 1, 2 और 3 है और ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 9, 12 और 18 का लाशा है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को बताना है लाशा 9, 12 और 18 का। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 27। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 36। देखिए, लाशा का मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो 9, 12 और 18 के पहाड़े में सबसे पहले आती है। यही आपको यहाँ पर लाशा में ज्ञात करना है। लाशा का मतलब यही होता है कि जो संख्याएं दी हुई होती हैं तो उनकी टेबल में आपको देखना रहता है कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो इन सभी की टेबल में पड़ रही है। तो देखिए, 9 चौक 36 होता है, 12 तिहाई 36 होता है और 18 दूना 36 होता है। तो यहाँ पर 36 जो है वो क्या हो जाएगा? 9, 12 और 18 का लाशा हो जाएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 के अपवर्तक हैं। 9 के अपवर्तक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 9, 18, 27 और 36। फिर देखिए, दूसरा ऑप्शन है 3, 6, 9 और 12 और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 6 और 9 और फिर चौथा ऑप्शन है 1, 9, 18, 27 और 36। तो देखिए, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहां पर 9 के अपवर्तक हैं। अपवर्तक का मतलब विभाजक होता है। देखिए, जैसे अपवर्तक आए तो अपवर्तक का अर्थ आप लोग विभाजक से लगाइए। तो वह संख्याएं जिनसे 9 पूरा पूरा विभाजित हो जाए वह होते हैं अपवर्तक। तो यहां पर देखिए, किसी भी ऑप्शन में ऐसी संख्याएं नहीं दी गई हैं जिससे जो है 9 पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार से जैसे यहां पर देखिए, इस ऑप्शन में जो है ये सही हो जाता, लेकिन यहां पर अगर 6 ना दिया होता तब। लेकिन यहां पर देखिए, 9 के अपवर्तक का मतलब ऐसी संख्याएं
जो 9 को पूरा पूरा विभाजित कर दें। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, या तो इसके ऑप्शन गलत है या तो क्वेश्चन गलत है, ये निश्चित आप लोग समझ लीजिए। देखिए पवन के क्वेश्चन है और इसमें भी काफी क्वेश्चन गलत मिल रहे हैं। कल के वीडियो में भी एक क्वेश्चन, कल नहीं आज जो है दोपहर का ही वीडियो है, और जो है उसमें एक क्वेश्चन गलत है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई। तो देखिए उसमें 1600 ईस्वी है, और जो है किताब में जो है गलत उसमें ऑप्शन दिया है, और मैंने भी नहीं ध्यान दिया, तो इसलिए उसमें जो है गलत ऑप्शन टिक हो गया है। तो वहां पर आप लोग 1600 ईस्वी कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 9 के अपवर्तक हैं कहा गया है। तो अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 9 के पूरे पूरे जो है विभाजक लिखे हों। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन गलत है। और देखिए अपवर्तक का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दें। और अपवर्त का मतलब होता है कि जो संख्या दी हुई है वो जो है उससे कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, वो होती हैं क्या, अपवर्त। जैसे जो है 9 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, 9 है जैसे 18 है, 27 है, 36 है, ये सब क्या है, ये 9 के अपवर्त हैं। देखिए अपवर्त जो होते हैं वो अनंत होते हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। लेकिन जो अपवर्तक होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को कितनी संख्याएं काट सकती हैं ये निश्चित होता है। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तक कहा गया है, तो अपवर्तक में यहाँ पर कोई संख्याएं नहीं है, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। या तो यहाँ पर ऑप्शन गलत रखे गए हैं या तो क्वेश्चन, दो में से एक चीज को गलत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक है, देखिए क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य और ना अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक जो है वो क्या है आप लोगों को बताना है। तो इसका पहले आप लोग फटाफट आंसर बताइए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। देखिए जो भाज्य संख्याएं हैं वह 4 से शुरू होती हैं, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो 2 होती है। देखिए 2 सम संख्या है, यानी कि वो 2 से कट जाती है, लेकिन जो है 2 जो है वो अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 जो है स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, इसलिए 2 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या भी है। लेकिन यहाँ पर जो है 1 की बात की जा रही, तो 1 ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य संख्या है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य केवल है एक। देखिए शून्य केवल है एक क्या है, पूर्णांक है, अपूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग फट से इसका आंसर बताइए। तो देखिए शून्य एक पूर्णांक संख्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, शून्य पूर्ण संख्या भी है और शून्य पूर्णांक भी है। देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक में कुछ स्टूडेंट अंतर नहीं समझते हैं, मैंने अपने कई वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन हो सकता है वो वीडियो स्टूडेंट ना देखे हों। तो जो स्टूडेंट वो वीडियो ना देखे हों तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके और वहां से देख लीजिए, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को क्लियर किए दे रहा हूं। देखिए पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो देखिए पूर्ण संख्याएं वह होती हैं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, वह पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए 1 से अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं यानी कि जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए 0 को गिनने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोई भी वस्तु को अगर वो वस्तु निश्चित रूप में है उसको गिना जा सकता है तो उसके लिए आप 0 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये आप परिभाषा में लिख सकते हो। देखिए
परिभाषा भी आ जाती है लिखने के लिए। तो इसको आप लोगों को समझ लेना अच्छी बात है। जब आप समझ लोगे तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो, और नहीं तो एकदम सटीक परिभाषा आपको लिखने में दिक्कत हो सकती है। भले ही आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और आप जो है पूर्णांक क्या होते हैं जानते हो, लेकिन परिभाषा लिखने के लिए आ जाता है तो फिर शब्द नहीं मिलते हैं कि हम कौन से शब्द इसमें लिख दें, हम क्या सेंटेंस बना के लिख दें, ये नहीं पता रहता है। तो जब तक आप परिभाषा याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं अच्छे से, तब तक लिख नहीं पाओगे। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन संख्याओं को गिनने में प्रयुक्त किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक और पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर हो गया यानी कि प्राकृतिक संख्या हो गया, फिर पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक। देखिए नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या एक से लेकर के अनंत तक, और जैसे एक से लेकर के अनंत तक में जीरो जोड़ा गया तो वो क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई, यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्णांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लेना, क्योंकि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं एक नहीं होती हैं, ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। देखिए पूर्णांक का मतलब होता है कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं, यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक संख्याएं और माइनस में भी संख्याएं सभी जो है क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो शून्य केवल एक है, क्या है, पूर्णांक है। यहां पर अपूर्णांक नहीं है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं, क्या है, शून्य केवल एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है एक, और तीसरा ऑप्शन है -1, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए सबसे छोटा पूर्णांक, देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। अभी आप लोगों को ऊपर हम परिभाषा बता चुके हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। और जब ऋणात्मक में सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं तो ऋणात्मक में हम कहां तक जाएंगे, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो है ऋणात्मक में भी हम जो है अनंत तक जाएंगे तो उसमें कोई संख्या लिखी नहीं जा सकती, यानी कि प्लस की तरफ और माइनस की तरफ दोनों तरफ पूर्णांक जो होते हैं वो अनंत तक होते हैं। तो यहां पर देखिए माइनस की तरफ छोटी संख्याएं होंगी, लेकिन सबसे छोटी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अनंत तक उसमें रहता है। तो इस प्रकार से यहां पर इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही ध्यान से आप लोग एक एक क्वेश्चन देखना, आप लोगों को ऐसे ही सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। और बाकी अगर आप गणित में रटोगे तो गणित में रटने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब तक आपको उसका लॉजिक नहीं पता होगा कि कैसे ये होता है तो आप रट करके जो है थोड़ी देर के बाद भूल जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जब एकदम आपको क्लियर पता चल जाएगा हर चीज, तब आप क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे, वो आपको हमेशा याद रहेंगे। और देखिए यही सब क्वेश्चन जो है टेट और सुपर टेट में भी पूछ लिए जाते हैं, तो यही से ये सारी चीजें आप अगर क्लियर करते रहोगे तो आगे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। तो देखिए क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक होता है, तो ये आप सबको पता है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर जो बा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर, यानी कि पहला पूर्णांक मान लीजिए एक है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक में एक जोड़ोगे तो दो हो जाएगा, तो दोनों का अंतर दो और एक का अंतर कितना आएगा, एक आएगा। तो इस प्रकार से इसका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं और उसमें अगर शून्य को घटा दिया जाए किसी भी संख्या से तो क्या प्राप्त होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन वही संख्या और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक वही संख्या। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वही संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या या कह लीजिए किसी भी पूर्ण संख्या में से अगर शून्य को घटाओगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। देखिए पूर्ण संख्या 0 है और 0 में भी 0 को अगर माइनस करोगे तो 0 ही आएगा और 1 में 0 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 2 में 0 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, यानी कि स्वयं वही संख्या आएगी। तो जो है इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल नंबर। अभी ऊपर आप लोगों को परिभाषा बता चुके हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं वह क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहां पर देखिए जिनको गिनने में प्रयोग किया जाता है, ये भी बताए थे कि जिनको गिनने में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए गिनने में किसको प्रयोग किया जा सकता है, तो यहां पर देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 5। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, 5 है। बाकी यहां पर जो भिन्न के रूप में दी हुई है वह क्या है, परिमेय संख्या है। और जो रूट में दी हुई है संख्या ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ये आ ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है -3/5 और फिर दूसरा ऑप्शन है -5 और फिर तीसरा ऑप्शन है 0 और फिर चौथा ऑप्शन है -√7। तो देखिए आप लोगों को इसका फटाफट आंसर बताना है, बताइए तुरंत आंसर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, -5। ऋण पूर्णांक संख्या कहा गया है। तो हमने बताया था कि पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं, 0 से लेकर के अनंत तक प्लस की तरफ और 0 से लेकर के अनंत तक माइनस की तरफ पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यहां पर देखिए और 0 दिया हुआ है, तो 0 भी ऐसा नहीं है कि वो पूर्णांक नहीं है, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन 0 जो है वो ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है और बीटीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 क्या है, धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों है या दोनों नहीं है। इस तरीके के ऑप्शन 4 दे दिए जाते हैं। तो 0 क्या है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से यहां पर हमको क्या बताना था कि ऋण पूर्णांक संख्या, तो ऋण पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी, यानी इसका बा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। मैंने अभी इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूं और जो है फिर आप लोग जान लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से कटें और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटें वह क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है 81 और 83, दूसरा ऑप्शन है 83 और 87 और तीसरा ऑप्शन है 81 और 89 और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है 83 और 89। तुरंत आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 83 और 89। देखिए बाकी सभी में संख्याएं कट रही हैं और जो संख्या किसी अन्य संख्या से कट जाएंगी तो वह क्या कहलाएंगी, वह भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहां पर देखिए 9 9 81, पहले ऑप्शन में 81 आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में भी 81 आ रहा है जो कि 9 से कट रहा है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हैं। उसके बाद फिर बा ऑप्शन में देखिए 87 आ रहा है और 87 3 से काट के देखिए 3 दूना 6 और
3 नवा 27, तो 87 भी देखिए 29 से कट रहा और 3 से कट रहा। तो इस प्रकार से इसके 3 ऑप्शन गलत हैं और चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में 4 पद हैं, 4 पद न किसी रूप में एक से हैं। देखिए यहां पर ना नहीं होना चाहिए था, ना थोड़ा गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंट है यहां पर। पुनः क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इस प्रश्न में 4 पद हैं, 4 पद किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। तो देखिए यहां पर जो है 3 जो हैं ऑप्शन, वो 3 ऑप्शन एक से हैं, यानी को किसी भी रूप में एक से हैं। वो आप लोगों को जानना है कि वो किस रूप में एक से हैं। और उसका जो चौथा ऑप्शन है, इसी में से कोई चौथा ऑप्शन है, वो तीनों से भिन्न है। तो वो भिन्न वाला ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है 6 3 18 और दूसरा ऑप्शन है 7 5 35 और तीसरा ऑप्शन है 9 3 27 और चौथा ऑप्शन है 5 4 और 26। तुरंत आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 5 4 और 26। अब आप लोग जान लीजिए कि कैसे ये जो है एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि 3 ऑप्शन से कैसे ये भिन्न है। देखिए बाकी ऑप्शन जो है वो एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं देख लीजिए। यहां पर इसमें देखिए तो 6 त्रिक 18, यानी 6 और 3 का गुणा होगा तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो यहां पर 6 3 का गुणा करके 18 देखिए सबसे लास्ट में आ रहा है। फिर यहां पर इसमें देखिए 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 और 35 लिखा हुआ है। यहां पर 9 त्रिक 27, यानी 9 और 3 का गुणा किया जाएगा 27 आ जाएगा। और यहां पर 5 चौक 20 होना चाहिए था, लेकिन 20 नहीं, यहाँ 26 है। तो इस प्रकार से जो द ऑप्शन है ये सबसे अलग है और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 पद हैं, 4 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। दिए गए 4 पद हैं, 4 विकल्पों में से लुप्त पद को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए 196 दिया हुआ है, 169 दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, 100 दिया है। अब 100 के बाद क्या आना चाहिए, कौन सी संख्या आनी चाहिए, वो हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है 85, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 81 और चौथा ऑप्शन है 64। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 81। अब आप लोगों को जानना है कि ये कैसे सही हो जाएगा। देखिए साथ में अगर आप समझते चलोगे तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बाकी सही ऑप्शन जानने से गणित में कोई मतलब नहीं है। अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं आता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप उसको फिर याद नहीं कर पाओगे, थोड़े दिन के बाद फिर भूल जाओगे। और जब उसका लॉजिक पता हो जाएगा कि कैसे ये हुआ है, तब आप जो है उसको तुरंत क्लियर कर लोगे और हमेशा के लिए वो याद रहेगा। तो यहां पर देखिए जो 196 है ये 14 का स्क्वायर है। देखिए 15 का लगभग 15 तक आप लोग स्क्वायर रट लीजिए, यानी कि सभी संख्याओं के लगभग में अगर इससे ज्यादा याद हो तो और अच्छी बात है। और जो है करीब 14 और 15 तक तो आपको स्क्वायर याद ही होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो है 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, जैसे 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर क्या है 169 है। उसके बाद फिर 12 का स्क्वायर 144 है, 11 का स्क्वायर 121 है, फिर 10 का स्क्वायर 100 है। तो यहाँ पर देखिए क्रम से यहाँ पर ये 14 का स्क्वायर हो गया, 13 का हो गया, 12 का हो गया, 11 का हो गया, ये 10 का हो गया। तो यहाँ पर किसका नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा 9 का। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 9 81। तो इस प्रकार से इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 माइनस 13 ब्रैकेट में है, फिर गुणे 3 और फिर है बराबर 18 गुणे 13 माइनस 13 गुणे
3 किस नियम पर आधारित है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है गुणा का साहचर्य नियम, दूसरा ऑप्शन है गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम, तीसरा ऑप्शन है व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम, और फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी नियम पर नहीं। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम। यहां पर देखिए घटाया गया है, व्यवकलन किया गया है और फिर इसका जो है गुणा किया गया है, तो इस प्रकार से ये व्यवकलन पर क्या हो जाएगा, गुणा का बंटन नियम हो जाएगा। तो इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या नहीं है? तो देखिए 22/7 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 0.78, तीसरा ऑप्शन है पाई और चौथा ऑप्शन है 5/√36। तो इसका सही आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पाई। देखिए पाई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो है सीधे से यही क्वेश्चन कर दिया जाता है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो है पाई को आप लोग हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर कहा गया परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या क्या नहीं है, पाई नहीं है। पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो यहां पर इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी संख्याएं आप लोग जानते हो, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पर देखिए 22/7 है, पाई का मान है पाई का मान ही 22/7, लेकिन जो 22/7 है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई है उसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। तो ये हमेशा याद रखना, इसका जो मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए बा ऑप्शन में 0.78 दिया है, यहां पर पॉइंट हटाओगे और नीचे हो जाएगा क्या, पॉइंट हटा के 1 लिखोगे, उसके बाद पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, तो नीचे जो है 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 78/100 हो जाएगा और फिर जो है ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और फिर देखिए यहां पर जो द ऑप्शन है, यहां पर 5/√36 दिया हुआ है। तो देखिए √36 का सबको पता है कि वर्गमूल निकल आएगा 36 का। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 छाक 36 यानी कि 6 वर्गमूल हो जाएगा, तो 5/6 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं वह परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। लेकिन कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती, जिनका रूट ना निकले और जिनका वर्गमूल निकल आएगा तो वह परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां पर 5/6 आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन पूर्णांक 4x + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक होगा। तो देखिए ठीक पूर्व का धन पूर्णांक पूछा गया है, तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए 5x + 5, फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है 4x + 6, तीसरा ऑप्शन है 4 × x + 1 और +5, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन 4x + 4। ठीक पूर्व का धन पूर्णांक पूछा गया, ध्यान रखना, फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 4x + 4। देखिए कैसे आया, ये ठीक पूर्व का धन पूर्णांक कहा गया है, तो 1 घटाओगे तो 5 में से 1 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4x + 4 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, धन पूर्णांक 2x + 3 के ठीक बाद का धन पूर्णांक होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 3x + 5, दूसरा ऑप्शन है 2x + 4, तीसरा ऑप्शन है 2x + 2 + 3 और फिर चौथा ऑप्शन है 2x + 2। फटाफट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 2x + 4, क्योंकि ठीक बाद का धन पूर्णांक कहा गया है, तो ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम उसमें 1 जोड़ देंगे और 2x + 3 में 1 जोड़ेंगे तो 2x + 4 हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
एक और एक के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -1 और 1 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? देखिए, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है अनंत। फटाफट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अनंत। देखिए, 1 और 1 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो अनंत संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। कोई भी संख्याएं ले लीजिए, अगर उनके बीच की परिमेय संख्या, कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए और उनके बीच की संख्या अगर पूछी जाए तो हमेशा उनके बीच की परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोगों को हम नहीं बताए हैं, तो मैं किसी दिन आप लोगों को इस पर भी वीडियो बना करके बता दूंगा कि जो है बीच की संख्याएं कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, यहां पर थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट दिए दे रहा हूं। देखिए, जैसे -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्याएं कहा गया, तो यहां पर -1 और 1 को जोड़ेंगे और जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। यानी कि जिन दो संख्याओं को कहा जाए कि इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो इस प्रकार से जो है बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए यहां पर दो संख्याएं हैं, तो जब हम बीच की संख्या प्राप्त करेंगे तो एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, यानी कि हमको बीच की संख्या पता हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अब इसके और इसके बीच की संख्या निकालेंगे। तो इसके और इसके बीच की जब संख्या निकालेंगे तो फिर दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो यहां पर जो है इसके बीच की संख्या निकल आएगी। फिर यहां पर जो है इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो यहां पर इसके बीच की संख्या निकल आएगी। तो इस प्रकार से फिर जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो फिर इनके बीच की संख्या निकल आएगी। तो इस प्रकार से आप चाहे जब तक ये काम करते रहो और नई संख्याएं आपको बीच की मिलती रहेंगी, तो इस प्रकार से इनकी गणना नहीं की जा सकती। यानी कि जो है दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं हमेशा अनंत होती हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, और किसी दिन आप लोगों को जो है निकालना भी बता देंगे कि बीच की परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।